हेलो दोस्तों, कॉमेट लर्निंग में आपका स्वागत है। तो हम जो चैप्टर स्टार्ट करे थे जो कि हमारा था रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, उसको अब आगे की तरफ लेकर के चलते हैं। लास्ट क्लास में हमने मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था? मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, जिसपे हमको चार चीजें देखनी थी: ब्रीदिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड सेलुलर लेवल ऑफ रेस्पिरेशन। क्लियर है? देखो हमने क्या स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था मैकेनिज्म मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, सॉरी ब्रीदिंग, इट्स रेस्पिरेशन। जिसने पुराने क्लास जाकर के नहीं देखे, प्लीज जाकर के देख लीजिए, तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी कि क्या चल रहा है, क्या हमको देखना है। इस पे टोटल हमको चार चीजें देखनी थी। चार चीजें देखनी थी। कौन कौन सी चार चीजें देखनी थी? वो फर्स्ट था हमारा ब्रीदिंग। फर्स्ट क्या था? ब्रीदिंग, जो कि हम देख चुके हैं। ब्रीदिंग के बाद हमने देखा था एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या देखा था? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। देन इसके बाद जो आज की क्लास में हम देखेंगे और जो चौथी थर्ड चीज है अपनी, वो है इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या है? इंटरनल रेस्पिरेशन। और लास्ट विच इज सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या? सेलुलर रेस्पिरेशन। मतलब ये टोटल चार चीजें हमको किसमें देखनी थी? मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में, जो कि हमने पिछले क्लास में स्टार्ट कर दिए थे और दो चीजें कंप्लीट कर चुके हैं। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग कैसे होती है, मैकेनिज्म, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, ये दोनों ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होती है। देन द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसको हमने गैशियस एक्सचेंज किया था एल्वियोलाई के लेवल पर। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा तो प्लीज वो जाकर के देखिए, तभी आपको आगे का समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये पूरी एक सीरियल वाइज प्रोसेस है। हाँ, ये ब्रीदिंग होगी तो उसके बाद गैशियस एक्सचेंज होगा, उसके बाद इंटरनल रेस्पिरेशन, फिर सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन। ये सारे के सारे एक सीरीज में होते हैं। क्लियर है? तो आज की क्लास में हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर लेवल ऑफ रेस्पिरेशन। क्लियर है यहां तक के सभी को? तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। तो इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन क्या हो गया भाई? ये बॉडी के लेवल पर रेस्पिरेशन होगा अंदर की तरफ, जब हम बोलेंगे इसको इंटरनल रेस्पिरेशन। इसमें हम क्या देखेंगे? इस पे हम ट्रांसपोर्टेशन भी देखेंगे। क्या देखेंगे? ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे। किसका ट्रांसपोर्टेशन भाई? जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन, क्या बोला मैंने? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि इधर से उधर लेकर के जाना। अभी जो हमने पिछले क्लास में क्या देखा? गैशियस एक्सचेंज हुआ था। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या देखा था हमने? गैसेस का एक्सचेंज हुआ था, यानी कि O2 कहाँ आ गया था भाई? ब्लड में आ गया था, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ गया था? लंग्स में आ गया था। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है इधर से उधर, उधर से इधर, हमारे पूरे बॉडी में हर एक सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है, और हर सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटी करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट बना रहा है। तो वो बाहर निकालना और ऑक्सीजन पूरे बॉडी तक के जाना, ये कैसे पहुंचता है? इसके पूरे ट्रांसपोर्ट को ही अपन कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन। क्या कहेंगे? ट्रांसपोर्टेशन। तो वही अपन देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन। तो दो चीजों का अपने को ट्रांसपोर्टेशन देखना है, एक O2 का और एक CO2 का, कि कैसे O2 ट्रांसपोर्ट होता है और कैसे CO2 ट्रांसपोर्ट होता है। हम बोल रहे हैं कि ये जा रहा है, ऑब्वियसली ब्लड से ही जाएगा। किससे जाएगा? ब्लड से ही जाएगा। लेकिन ब्लड के किस कंपोनेंट से जाएगा? ब्लड में दो कंपोनेंट होते हैं, एक आरबीसी और प्लाज्मा। ठीक है, आरबीसी और प्लाज्मा। आरबीसी के अलावा भी दूसरे सेल्स होते हैं, लेकिन जो मेजर कंपोनेंट की अपन बात कर रहे हैं, एक प्लाज्मा और आरबीसी की बात करेंगे। ब्लड के थ्रू ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो वन बाय वन अपन इनका ट्रांसपोर्टेशन देखना शुरू करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि O2 कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, O2 कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट होना कहां से कहां है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट होना है एल्वियोलाई से लेकर के पूरे बॉडी सेल तक के, या कोई भी टिश्यू तक के जहां उसकी रिक्वायरमेंट हो, वो होगा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। लेकिन अब ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? तो सिंपल सी बात है, ये जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट दो तरीके से होगा। कैसे होगा? दो तरीके से होगा। एक होगा भाई किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ। किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ। किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ, या इसको मैं आरबीसी के साथ बोल सकता हूं। और एक होगा प्लाज्मा के साथ। एक होगा
प्लाज्मा के साथ। तो प्लाज्मा जो होता है ना हमारे ब्लड का लिक्विड कंपोनेंट होता है। प्लाज्मा क्या होता है? हमारे ब्लड का लिक्विड कंपोनेंट होता है। तो जब भी लिक्विड में कोई चीज, लिक्विड के साथ कोई चीज ट्रांसपोर्ट हो रही तो हम उसको बोल सकते हैं डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसमिट हो रही है। डिसॉल्व फॉर्म में क्या हो रही है भाई? वो ट्रांसपोर्ट होगी। तो प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में ये चीजें क्या होगी भाई? ट्रांसपोर्ट होगी। और आरबीसी, आरबीसी जिसको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल, इस आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है कौन? ऑक्सीजन। कौन बाइंड होता है? ऑक्सीजन। और तब जाके ट्रांसपोर्ट होगा। लेकिन चलो यहां तक के क्लियर है। तो हम बोल रहे हैं कि आरबीसी के साथ होगा ट्रांसपोर्ट और प्लाज्मा के साथ ट्रांसपोर्ट होगा। तो आरबीसी के साथ कितना परसेंट ट्रांसपोर्ट होगा और प्लाज्मा के साथ कितना परसेंट ट्रांसपोर्ट होगा? तो सिंपल है कि जो हमारा ऑक्सीजन होता है ये ज्यादा आरबीसी यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर के ज्यादा ट्रांसपोर्ट होता है एज कंपेयर टू प्लाज्मा। तो टोटल 97%, क्या बोला मैंने? 97% ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर के क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। बचा कितना? 3%। 3% जो है ये डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। 3% जो है वो डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। यहां तक के क्लियर है? जब हम पढ़ेंगे ना ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन O2 का, CO2 का, तो O2 का ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है? तो अभी तक के हमने क्या देखा कि जो O2 है वो दो तरीके से ट्रांसपोर्ट होगा। एक होगा हीमोग्लोबिन के साथ यानी कि आरबीसी के साथ, और एक होगा प्लाज्मा के साथ। हीमोग्लोबिन के साथ कितना भाई? 97%। और हमारे प्लाज्मा के साथ कितना? 3%। क्लियर है? तो ये सिंपल आरबीसी के साथ बाइंड होकर के होता है। तो डिसॉल्व फॉर्म में तो इजी है, डिसॉल्व हो जाएगा और क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। लेकिन हीमोग्लोबिन, अब ये जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर आपको एग्जैक्ट तो है नहीं, तो ये जो है ना एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल एक टाइम पे 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को क्या करता है? कैरी करता है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 ऐसे आयरन के 4 आयरन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि फ्री फॉर्म में होते हैं, जहां से ऑक्सीजन क्या हो जाता है? बाइंड हो जाता है। तो एक हीमोग्लोबिन से 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट होते हैं। क्लियर है? देखो, जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड हो जाए तो इसको हम HbO2 बोलेंगे। इसको क्या कहते हैं अपन? ये हमारा हीमोग्लोबिन था, ये हमारा ऑक्सीजन था। अब जब ये साथ में बन गया तो इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन है ये दो पार्ट से बना है, एक हीम और ग्लोबिन। हीम क्या है? आयरन। और ग्लोबिन क्या है भाई? हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन। तो आपको इस बस इतना ही समझना है कि जब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन दोनों बाइंड हो जाता है तो क्या बन जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो टोटल हमने क्या देखा? 97% आरबीसी के साथ, 3% प्लाज्मा के साथ डिसॉल्व होता है। और ये किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है? 97 3% इस तरीके से क्या होता है? 97 और 3% का रेशियो सिर्फ दो ही चीज से ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन। बहुत इजी इजी सी चीज है, चलो ये देख लेते हैं। फिर अपन ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व भी देखेंगे। बहुत सारी नई चीजें आपको देखने को मिलेगा। देखो हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, कम से कम भाई एक लाइक शेयर तो बनता है हमारे लिए। ठीक है? क्या बोला है कि इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन दो मेन कंपोनेंट होते हैं ब्लड के जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए इन्वॉल्व होते हैं, रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए इन्वॉल्व होते हैं। तो कौन से कंपोनेंट है वो है आरबीसी और वो है प्लाज्मा। आरबीसी से ट्रांसपोर्ट होता है और प्लाज्मा से ट्रांसपोर्ट होता है। तो रेस्पिरेटरी गैसेस कौन सी है? हमारे ऑक्सीजन और CO2। कौन ट्रांसमिट होता है भाई? O2 और CO2। किसके थ्रू? प्लाज्मा और आरबीसी के थ्रू। सिंपल सा इतना। तो चलो देखते हैं कैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बोल रहा है कि जो 3% है ऑक्सीजन वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? डिसॉल्व स्टेट में। कैसे? डिसॉल्व स्टेट में प्लाज्मा के साथ। डिसॉल्व स्टेट में प्लाज्मा के साथ। जस्ट मैंने पहले आपको पूरी चीजें बता दी। अब थियोरेटिकल फॉर्म में भी अपन देख लेते, तो वही देख रहे हैं अपन। सो रिमेनिंग जो बचा हुआ 97% है, ये ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? हीमोग्लोबिन के साथ। किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ, जो कि कहां प्रेजेंट होता है? आरबीसी में प्रेजेंट होता है। इसीलिए हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी कैरियर भी बोलते हैं। रेस्पिरेटरी कैरियर क्यों? क्योंकि ये रेस्पिरेटरी गैसेस को इधर से उधर ले जाने और लाने का काम करता है। दैट्स व्हाई वी कॉल द हीमोग्लोबिन इज रेस्पिरेटरी कैरियर। नाउ अब क्या बताया कि जो हीमोग्लोबिन, हाँ ये चीज बताना भूल गया मैं। अब जो हीमोग्लोबिन है ना, ये 3
एफिनिटी, एफिनिटी समझ लो एक तरीके का प्यार है कि जिसके ज्यादा इसकी एफिनिटी होगी सबसे ज्यादा उसको क्या करेगा, बाइंड करेगा, उसके साथ ये बाइंड होगा। अगर हीमोग्लोबिन की पता है सबसे ज्यादा एफिनिटी कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, किसके लिए है, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, फिर ऑक्सीजन के लिए, फिर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। मतलब सिंपल सी बात यह है कि तीनों एक लाइन में अगर खड़े हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो हीमोग्लोबिन सबसे पहले पता है किसको चूज करेगा अपने साथ बॉन्ड बनाने के लिए, बाइंड करने के लिए, वो चूज करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। किसके लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड कि हीमोग्लोबिन की सबसे ज्यादा एफिनिटी किसके तरफ है, कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर ऑक्सीजन की तरफ और फिर कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ। ठीक है, उसी वे से मैंने लिखा है कि अगर ये जो है हीमोग्लोबिन हाईली अट्रैक्ट विथ कार्बन मोनोऑक्साइड, और जब हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड होता है तो इसको क्या कहते हैं हम, कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं, कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन। देन हीमोग्लोबिन अट्रैक्ट विथ O2, अगर ये O2 के तरफ अट्रैक्ट होगा यानी कि Hb+O2, इसको क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, अभी बताया था मैंने। नाउ हीमोग्लोबिन के सबसे कम अट्रैक्शन होता है CO2 के लिए, जिसको हम कहते हैं Hb+CO2, तब क्या बनता है, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। क्लियर है यहां तक के, डन। चले नेक्स्ट आगे की तरफ। अब आगे क्या बोल रहा है कि थियोरेटिकली बोल रहा है कि सिर्फ वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन हैज 4 आयरन, ईच ऑफ दिस कैन बी पिक अप द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो हीमोग्लोबिन के पास 4 आयरन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये 4 आयरन के मॉलिक्यूल्स ही ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है वो 4 ऑक्सीजन कैरी करता है। तो क्या बताया हमने, Hb+4O2, क्या बताया, Hb+4O2, तो क्या बन गया, Hb4O2। नाउ हीमोग्लोबिन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। मैंने तभी बताया कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है, अब हमारा ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये ट्रांसपोर्ट कहां होगा भाई, लंग्स से लेके, क्योंकि वहां अभी अभी ऑक्सीजन डिसॉल्व हुआ तो ये टिश्यू तक जाएगा, टिश्यू तक जाएगा। और उल्टा क्या होगा, टिश्यू से लंग्स तक के कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, इधर से इधर कौन जा रहा है भाई, लंग्स से लेकर के टिश्यू तक जा रहा है ऑक्सीजन, क्योंकि टिश्यू की जरूरत है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन की किसको जरूरत है, टिश्यू को। और कहां पे मिल रहा है हमको ये ऑक्सीजन, लंग्स के पास, इसीलिए लंग्स से ऑक्सीजन कहा गया, ब्लड में गया, और वो कहा जाएगा, टिश्यू के पास। इस ऑक्सीजन का यूज करेगा टिश्यू और क्या बनाएगा भाई, अपना प्रोडक्ट बनाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्लड में डाल देगा और ब्लड आएगा फिर लंग्स के पास, और वो वापस से लंग्स में एल्वियोलाई में आ जाएगा, और फिर बाहर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। तो सिंपल है, इधर से इधर अगर ऑक्सीजन इधर से इधर जा रहा है तो CO2 इधर से इधर आएगा। तो वही बोल रहा है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहां से कहां ट्रांसपोर्ट होता है, लंग्स से लेकर के टिश्यू तक के, वेयर इट रीडीली डिसोशिएटेड टू रिलीज ऑक्सीजन। और जहां पर एक बार वो टिश्यू के पास पहुंच गया तो ऑटोमेटिकली वहां से ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा और सेल के अंदर चले जाएगा या टिश्यू के पास चले जाएगा। तो हमने Hb लिया था, उसके साथ ऑक्सीजन को बाइंड किया तो क्या मिला हमको, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन वापस से डिसोशिएट हो जाएगा हीमोग्लोबिन में और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में। क्लियर है यहां तक के, बहुत इजी सी चीजें है, ज्यादा कुछ नहीं है, कंफ्यूजन तो क्रिएट करना ही नहीं है। अब बात कर रहा है भाई व्हाट इज सैचुरेशन। सैचुरेशन, चलो इसके पहले मैं आपको कुछ बताता हूं कि क्या होता है सैचुरेशन। क्या बोला है अपने से, सैचुरेशन। सैचुरेशन समझना बहुत जरूरी है और इजी सी चीज है, लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सैचुरेशन क्या होता है, मैंने क्या बोला कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन लेकर के जाता है, तो द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन, क्या बोला मैंने कि कितने अमाउंट में ऑक्सीजन बाइंड है हीमोग्लोबिन के साथ, कितने अमाउंट में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड है, ये डिपेंड करता है कि सैचुरेशन कितना होगा। जितने ज्यादा हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड होंगे उतना ज्यादा सैचुरेशन होगा, और जितना कम बाइंड होंगे उतना कम सैचुरेशन होगा। मतलब सैचुरेशन डिपेंड कर रहा है कि कितने अमाउंट में जो है ऑक्सीजन बाइंड है, किसके साथ, यस, हीमोग्लोबिन के साथ कितने अमाउंट में ऑक्सीजन बाइंड है, ये कहलाता है सैचुरेशन। अगर मैं बोल रहा हूं कि बहुत ज्यादा अमाउंट में बाइंड है, कौन, हीमोग्लोबिन,
इसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा सैचुरेशन है। अब हम ऐसे बोलेंगे कि बहुत ज्यादा सैचुरेशन है, अब हम इसको परसेंटेज में काउंट करेंगे, भाई 50% है, 60% है, 70% है, 80% है। अगर मैं बोल रहा हूं कि पूरे हाफ जितने भी हीमोग्लोबिन है वो सब हाफ फिल्ड है ऑक्सीजन के साथ, मतलब आधे हीमोग्लोबिन पूरे ऑक्सीजन के साथ बाइंड है, मतलब टोटल हीमोग्लोबिन उसमें से आधा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि सैचुरेशन कितना है, 50%। क्या है? 50%। क्योंकि हम सैचुरेशन किसको बोल रहे हैं? सैचुरेशन हम उसको बोल रहे हैं कि कितने अमाउंट में ऑक्सीजन बाइंड है हीमोग्लोबिन के साथ, उसको अगर हम सैचुरेशन बोल रहे हैं। तो अगर आधा हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड है तो हम बोलेंगे 50% सैचुरेशन है। उससे ज्यादा, जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगा उतना ज्यादा सैचुरेशन होगा। सिंपल सी बात यह है कि मैं जितना ज्यादा ऑक्सीजन को इनटेक करूंगा, इनहेल करूंगा, उतना ज्यादा मेरे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन हो जाएगा, और जितना ज्यादा मेरे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन होगा उतना ही बाइंड होगा मेरा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ, मतलब उतना ही ज्यादा मेरा सैचुरेशन होगा। तो सिंपल ये है, जितना ज्यादा ऑक्सीजन उतना ज्यादा सैचुरेशन। क्लियर है? जब हम इसके ग्राफ के बारे में देखेंगे, कर्व के बारे में देखेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, तब आपको ये समझ में आना चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि सैचुरेशन मैंने क्या बोला है? सैचुरेशन मैंने बोला है कि द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन। समझ रहे हो ना कि कितने अमाउंट में ऑक्सीजन बाइंड है हीमोग्लोबिन के साथ, उसको हम सैचुरेशन बोलेंगे। तो ये जो सैचुरेशन है ना 100%, अब क्या बोले कि ये सैचुरेशन 100% हो सकता है क्या? हो सकता है, बिल्कुल इम्पॉसिबल टाइप का है। कैसा? इम्पॉसिबल टाइप का। इसलिए हम बोलेंगे कि 100% सैचुरेशन कैसा है? रेयर है, मिलता ही नहीं है भाई, मिलता ही नहीं है। अब ये जो सैचुरेशन है बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारी। O2 टेंशन के ऊपर डिपेंड है। O2 टेंशन मतलब जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगा, जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगा उतना ज्यादा सैचुरेशन होगा, जितना कम ऑक्सीजन होगा उतना कम सैचुरेशन होगा। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, ऑक्सीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सैचुरेशन, है कि नहीं? मतलब ऑक्सीजन जितना ज्यादा सैचुरेशन उतना ज्यादा, ऑक्सीजन जितना कम सैचुरेशन उतना कम। ये दोनों को क्या है? एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो और यहां पर जितना ज्यादा H+ कॉन्सेंट्रेशन होगा, H+ कॉन्सेंट्रेशन होगा तो एसिडिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तब जाके क्या होगा भाई? हमारा सैचुरेशन डिक्रीज होगा। सैचुरेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्लियर है? देन अब क्या होता है कि इसी से रिलेटेड अब अपने को क्या देखना है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। देखो ये कर्व या ये जो है ना बहुत इजी है ये वाला टॉपिक, लेकिन हार्ड क्यों लगता है मुझे समझ में नहीं आता। बस वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रह जाता है, जिसके वजह से नहीं क्या जल्दी समझ नहीं पाते हो। ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लाइक इस तरीके से कंडीशन आती है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। क्या होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन? तब से पहले हमको ये वर्ड का मीनिंग समझना पड़ेगा भाई। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमने किसको बोला था? जहां पर हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड था उसको हमने क्या बोला था? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोला था? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन आगे क्या लिखा है? डिसोसिएशन कर्व। डिसोशिएट, दो चीज होती है, एसोसिएट, डिसोशिएट। मैं क्या बोल रहा हूं कि ये Hb है और प्लस O2, तो मैंने क्या किया? इन दोनों को एसोसिएट किया। क्या किया? एसोसिएट किया, दोनों को जोड़ा, तब ऐड किया, तो क्या हो गया? ये एसोसिएशन। अब ये कैसा बन जाएगा? HbO2 ये बन जाएगा। तो अब मैं इसको क्या करूंगा? अलग अलग करूंगा, इसको मैं अलग अलग करूंगा। तो अब ये क्या हो गया? डिसोशिएट। मतलब जब हम दोनों को ऐड कर रहे थे तो क्या हो रहा था? एसोसिएशन। अब ये एसोसिएट था, लेकिन हम इन दोनों को अलग अलग कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? डिसोशिएशन। क्या कर रहे हैं? डिसोशिएशन। ठीक है, तो अब देखो यहां पर हमको क्या देखना है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। तो क्या बोला है कि ये जो हमारा हीमोग्लोबिन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, इसको डिसोशिएट करेंगे तो कैसा कर्व बनेगा? इसको जब ये डिसोशिएट होगा, मतलब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन दोनों अलग अलग होंगे, तो हमको क्या कर्व देखने को मिलेगा? एक स्टैंडर्ड कर्व है, इसका एक स्टैंडर्ड कर्व है जो कि सिग्मॉइड होता है। कैसा होता है? सिग्मॉइड। सिग्मॉइड बोले थे एक ऐसा एस शेप का, इसको क्या कहते हैं अपन? सिग्मॉइड, जो कि स्टैंडर्ड है। ठीक है, अब इसमें हम यहां पर क्या सैचुरेशन लगाएंगे? यहां पर इस ग्राफ में हम y एक्सिस में सैचुरेशन लिखेंगे और x एक्सिस में लिखेंगे अपन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कि कितना प्रेशर है ऑक्सीजन का। तो मैंने आपको पहले ही बताया, जितना ज्यादा प्रेशर होगा ऑक्सीजन का उतना ज्यादा सैचुरेशन होगा, जितना कम होगा उतना कम सैचुरेशन होगा।
तो अगर मैं यहां पर लिख देता हूं भाई 20, 40, 60, 80 और 100, देन चलो यहां पे मैं 10, 20, 30, 40, 50, 80, 90, 100, ये बीच में मैंने जानबूझ के लैग किया है, ठीक है। ओके, क्लियर है यहां तक के सभी को। अब देखो ये जो ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ है दो तरफ शिफ्ट होता है, दो तरफ बोलता है कि ये इधर शिफ्ट होगा, ओके कलर, यस, और इधर शिफ्ट होगा। देखो जो व्हाइट वाला ये हमारा स्टैंडर्ड ग्राफ है, तो ये हमारा एक तरफ ग्राफ इधर शिफ्ट हो रहा है और इधर शिफ्ट हो रहा है, तो बोलता है कि इधर कब शिफ्ट होगा और इधर कब शिफ्ट होगा, हमको ये चीजें देखना है। सिंपल सा, बाकी लोग जो समझाते हैं वो अलग तरीके से समझाते हैं, मैं आपको अलग तरीके से समझा रहा हूं कि लेफ्ट कब शिफ्ट होगा, राइट कब शिफ्ट होगा, अपन थोड़ा अलग वे से जा रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि जल्दी समझ में आ जाएगा। ये बीच वाला जो है स्टैंडर्ड ग्राफ है, क्या है, स्टैंडर्ड है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर ये इस तरफ शिफ्ट होगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है और राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, लेकिन ये कब राइट शिफ्ट होगा, कब लेफ्ट शिफ्ट होगा, ये हमको अब देखना है। देखो क्या होता है कि अगर मैं बोल रहा हूं कि ये धीरे धीरे, ये क्या है हमारा ऑक्सीजन, 60 में ये 60% है, क्या है ये, पार्शियल प्रेशर 60 mmHg है, पार्शियल प्रेशर 60 mmHg लग रहा है, तो सैचुरेशन कितना आ रहा है, 40 आ रहा है, सैचुरेशन कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। लेकिन अगर मैं यही इसको काउंट करूं इस कंडीशन में, यहां से लेके यहां तक के ऊपर, तब देखो क्या देखने को मिल रहा है, ये ग्राफ थोड़ा उल्टा हो गया, ठीक है। तो क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, अब आप ये समझो। देखो यहां पर ऑक्सीजन का प्रेशर हमको 60 लग रहा है, कितना लग रहा है, 60 जब लग रहा है तो सैचुरेशन हमको कितना देखने को मिल रहा है, 40 देखने को मिल रहा है, कितना देखने को मिल रहा है, 40 देखने को मिल रहा है। अब यही जब मैंने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ा दिया, ऑक्सीजन का प्रेशर जब मैंने बढ़ा दिया, तो हमको यही सैचुरेशन ज्यादा देखने को मिलेगा, सैचुरेशन ज्यादा देखने को मिलेगा। तो सिंपल सी बात यह है कि ये जब राइट की तरफ शिफ्ट होगा, जब राइट की तरफ शिफ्ट होगा तो सैचुरेशन कम होगा, तब सैचुरेशन कम होगा, और लेफ्ट की तरफ जब क्या होगा, शिफ्ट होगा, तो सैचुरेशन इंक्रीज होगा। अब देखो मैं इसको और थोड़ा अलग तरीके से बोल रहा हूं कि जब ये राइट की तरफ शिफ्ट होगा तो सैचुरेशन कम होगा, सैचुरेशन कम होगा, ऑक्सीजन कम होगा, और इंक्रीज क्या होगा, CO2 इंक्रीज होगा। कौन इंक्रीज होगा, CO2 इंक्रीज होगा। यानी कि यहां पर धीरे धीरे डिसोसिएशन क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। जैसे जैसे अपन इधर आते हैं ना, डिसोसिएशन होते जा रहा है, जैसे जैसे ये एल्वियोलाई के लेवल पे हो रहा है, एल्वियोलाई, और ये हो रहा है हमारे टिश्यू लेवल पे। यहां पर क्या है, सैचुरेशन कम है, यहां पर सैचुरेशन कम है, यहां पर सैचुरेशन ज्यादा है, यहां पर सैचुरेशन कम है, यहां पर सैचुरेशन ज्यादा है। सैचुरेशन ज्यादा कब होगा, जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगा, तब हम बोलेंगे सैचुरेशन ज्यादा होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा है, तभी तो यहां पे क्या हो रहा है, बाइंड हो रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तभी तो हम क्या बोल रहे हैं कि डिसोसिएशन हो रहा है। तो ये सिंपल सा हमको ये ग्राफ ये समझाने की कोशिश करता है कि जैसे जैसे ऑक्सीजन कम हो रहा है, मतलब डिसोसिएशन होते जा रहा है, डिसोसिएशन होते जा रहा है। अगर इस ग्राफ में मैं इधर से इधर की तरफ आऊं तो क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन कम होते जा रहा है, सॉरी ऑक्सीजन क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, और सैचुरेशन भी क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। मतलब जब इस लेवल पे था तो कैसा, ऑक्सीजन ज्यादा था, ऑक्सीजन ज्यादा था, धीरे धीरे कम। और यही इसके साथ अपन कंपेयर करें इसको, तो इस नॉर्मल कंडीशन में अपन लेते हैं तो यहां पर क्या है, इसके कंपैरिजन में यहां पर ऑक्सीजन कम है और यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा है, यहां पर सैचुरेशन कम है, यहां पर सैचुरेशन ज्यादा है। मतलब जब ये ग्राफ इधर से इधर शिफ्ट होगा तो इसका मतलब है कि डिसोसिएशन हो रहा है, इधर हो रहा है तो मतलब एसोसिएशन हो रहा है। इधर पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन कम होते जा रहा है, सैचुरेशन भी कम होते जा रहा है, इधर पे ऑक्सीजन बढ़ते जा रहा है और सैचुरेशन भी बढ़ते जा रहा है। समझ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? देखो इसको मैं और अच्छे से अभी समझते हैं अपन, सिंपल सा। अब क्या हुआ, मैंने थोड़ी सी खिचड़ी बना दी। अब अपने को क्या करना है कि एक स्टैंडर्ड कर्व है जो कि एस शेप का है, जो कि एस शेप का है, और एक अपना कर्व होगा लेफ्ट साइड में शिफ्ट और एक कर्व होगा राइट साइड में शिफ्ट। तो अब हमको क्या देखना है, लेफ्ट में कर्व शिफ्ट होगा, राइट में कर्व शिफ्ट होगा। जब ये लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है ना बेटा, तो इसका सैचुरेशन इंक्रीज होते जा रहा है, सैचुरेशन इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो इस लेवल पे सैचुरेशन यहां पर, इस लेवल पर सैचुरेशन यहां पर है, यहां पर क्या हो रहा है, सैचुरेशन
सैचुरेशन कम होते जा रहा है। क्या कम होते जा रहा है? सैचुरेशन कम होते जा रहा है। सैचुरेशन कम हो रहा है मतलब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन दोनों क्या होते जा रहे हैं? अलग अलग होते जा रहे हैं। और यहां पर सैचुरेशन इंक्रीज हो रहा है मतलब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन क्या होते जा रहे हैं? एसोसिएट होते जा रहे हैं। देन यहां पर सैचुरेशन इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है मतलब ऑक्सीजन कम हो रहा है और कौन? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होते जा रहा है। और यहां पर एसिडिक कंडीशन भी इंक्रीज होते जा रही है। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन इंक्रीज होते जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज होते जा रहा है। सिंपल सा हमको बस इतना ही देखना है कि भाई लेफ्ट कब शिफ्ट होता है, राइट कब शिफ्ट होता है। लेफ्ट क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, राइट क्या। अगर ग्राफ लेफ्ट की तरफ गया तो सैचुरेशन इंक्रीज होगा, राइट की तरफ गया तो सैचुरेशन डिक्रीज होगा। बस इतना सा समझ लो आप। ठीक है, जब अपन इसकी थोड़ी सी थ्योरी देखेंगे तब आपको और क्लियर होते जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि पहले व्हाट इज सैचुरेशन प्रोसेस। सैचुरेशन मैंने आपको बताया है कि द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन, के कितने अमाउंट में ऑक्सीजन बाइंड है हीमोग्लोबिन के साथ, उसको क्या कहेंगे अपन? सैचुरेशन। So the amount of oxygen that bind with the hemoglobin, this is known as saturation. Degree of saturation of hemoglobin with oxygen depend upon, अब बोल रहा है कि कितना ज्यादा सैचुरेशन है, कितना कम सैचुरेशन है, कि डिग्री कितना ज्यादा है सैचुरेशन कितना कम है, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड करता है O2 टेंशन के ऊपर, यानी कि पार्शियल प्रेशर के ऊपर। देयरफॉर ऑक्सीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सैचुरेशन, ऑक्सीजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सैचुरेशन को। 100% सैचुरेशन भाई बहुत कम होता है, ज्यादा से ज्यादा सैचुरेशन जो होता है 90 से लेके 95 से लेके 97% तक होता है एट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलाई। सबसे ज्यादा सैचुरेशन हमको एल्वियोलाई के लेवल पे दिखेगा क्योंकि एल्वियोलाई में ऑक्सीजन बाइंड होते जा रहा है, कंटिन्यू बाइंड होते जा रहा है। सो डिग्री ऑफ सैचुरेशन डिक्रीजेस विद द ड्रॉप इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जैसे जैसे ऑक्सीजन का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर कम होते जाएगा तो वैसे वैसे क्या होगा भाई? सैचुरेशन भी कम होते जाएगा। दिस बिगिंस टू द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब जैसे जैसे सैचुरेशन कम होते जा रहा है वैसे वैसे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में क्या होते जा रहे हैं? डिसोशिएट होते जा रहे हैं। तो वही बता रहा है कि डिसोशिएट ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब प्रेशर 30 mmHg होगा, किसका? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का प्रेशर अगर 30 mmHg होता है तो सैचुरेशन 50% हो जाता है। कितना हो जाता है? 50% मेंटेन, यानी कि हाफ हीमोग्लोबिन फिल्ड विथ ऑक्सीजन। ओके, क्लियर है यहां तक के? नाउ चलो आगे देखते हैं कि इसने क्या बताया है। अब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व आना चाहिए। द रिलेशंस बिटवीन ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन सैचुरेशन एंड ऑक्सीजन टेंशन यानी कि पार्शियल प्रेशर इज नोन एज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। बोल रहा है कि क्या रिलेशन है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बीच में और ऑक्सीजन टेंशन के बीच में, उसको कहते हैं अपन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। हमने अभी देखा क्या रिलेशन है भाई? डायरेक्ट रिलेशन है। ऑक्सीजन कम, सैचुरेशन कम, सैचुरेशन कम, ऑक्सीजन कम, ऑक्सीजन कम इसलिए सैचुरेशन कम, ऑक्सीजन ज्यादा तो सैचुरेशन ज्यादा। नाउ डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व हमेशा कैसा होगा? सिग्मोइड होगा, ऐसा एस शेप का होगा। नाउ ये कब किधर शिफ्ट होगा? तो बोल रहा है कि राइट साइड में कब शिफ्ट होगा। देखो राइट साइड बोले तो इधर साइड, राइट साइड में हमने क्या बोला है कि सैचुरेशन कम होगा, ऑक्सीजन कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा, एसिडिटी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होगी, तब जाके राइट साइड में शिफ्ट होगा। तो यहां पर क्या बता रहा है कि ड्यू टू इंक्रीज इन हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन, जैसे जैसे हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो एसिडिटी बढ़ती है, एसिडिटी बढ़ती है, यानी कि सिंपल सी बात यह है कि H+ का कॉन्सेंट्रेशन, ये H+ का कॉन्सेंट्रेशन क्यों बढ़ रहा है ये मैं आपको बताऊंगा जब अपन कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ता है ना तो पीएच डिक्रीज होता है और एसिडिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, ये तो समझता है ना, 7 से कम पीएच रहेगा यानी कि पीएच कम होगा। देन इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा हो रहा है तभी राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, या फिर टेम्परेचर के बढ़ने से या फिर डीपीजी के बढ़ने से, यानी कि डाइफॉस्फोग्लिसरेट ये केमिकल है जो कि ब्लड के कंपोनेंट में सीक्रेट होता है, जिसके वजह से
ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच में बाइंडिंग में फर्क पड़ता है। तो सिंपल सा ये कि राइट की तरफ कब शिफ्ट होगा भाई, हाइड्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन के इंक्रीज होने से, कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्रीज होने से, और टेम्परेचर और डीपीजी के इंक्रीज होने से। क्लियर है यहां तक के? नाउ बोहर्स इफेक्ट, सिंपल है। बोहर इफेक्ट कुछ नहीं है कि बोहर इफेक्ट क्या बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ता है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से ग्राफ शिफ्ट होता है। इनका कहना यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से लेफ्ट और राइट की तरफ शिफ्ट होता है। बोल रहे कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा तो ये इधर शिफ्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा तो इधर शिफ्ट होगा। सिंपल सा ये है कि इट इज द शिफ्ट ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व ड्यू टू चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना है उस हिसाब से किधर ग्राफ शिफ्ट होगा, इनका ये कहना था। ज्यादा होगा तो भाई किधर शिफ्ट होगा, राइट में, और कम होगा कार्बन डाइऑक्साइड तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। कार्बन डाइऑक्साइड के अपोजिट चलता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या? सैचुरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा तो सैचुरेशन कम, कार्बन डाइऑक्साइड कम तो सैचुरेशन ज्यादा। क्लियर है? देन इसके बाद एक और इफेक्ट देखना है अपने को, हेल्डेंस इफेक्ट। तो क्या बताया हेल्डेंस इफेक्ट में? हेल्डेंस इफेक्ट में वही हाइड्रोजन को लेकर के बात की है कि H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाते हैं, जिसके वजह से एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसके वजह से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन दोनों अलग होने लगते हैं, मतलब सैचुरेशन उसके वजह से कम होता है। सो ऑक्सी हीमोग्लोबिन फंक्शन एज एसिड, इट डिक्रीजेस पीएच। पीएच क्या हो जाता है? कम हो जाता है। पीएच कम होता है, इसी का मतलब क्या हो रहा है कि एसिडिक कंडीशन बढ़ते जा रही है। पीएच ऑफ ब्लड ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ H प्लस आयंस, H प्लस आयन के बढ़ने के वजह से HCO3 चेंज इनटू H2O एंड CO2। भाई ये HCO3 क्या है? ये है हमारा बायोकार्बोनेट। क्या है ये? हमारा बायोकार्बोनेट, HCO3। देखेंगे ये बायोकार्बोनेट कहां से आया, कैसे आया, कहां देखेंगे अपन? कार्बन डाइऑक्साइड का जब ट्रांसपोर्ट करेंगे तो बोल रहा है कि ये HCO3 है ना, चेंज हो जाता है H2O और CO2 में। नाउ अब बात कर रहा है कि एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लो। एल्वियोलाई के लेवल पे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो बहुत ज्यादा होता है, देखा है हमने पिछले क्लास में, 104 mmHg होता है, और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होता है, 40 mmHg होता है, जिसके वजह से वहां पर ऑक्सीजन किसके साथ बाइंड करता है? हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है। यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज हो रहा है, जिसके वजह से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साइड क्या कर जाता है? बाइंड कर जाता है। और इन दिस अगर ये एल्वियोलाई के लेवल पे हो रहा है, टिश्यू लेवल पे देखो तो वहां पर क्या हो जाता है भाई? ऑक्सीजन कम हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रिलीज कम हो जाता है, लो, और कार्बन डाइऑक्साइड हाई, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन ज्यादा देर तक के ऑक्सीजन को पकड़ के नहीं रख सकता है। क्या बता रहा? ऑक्सीजन डिक्रीजेस, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस, और हीमोग्लोबिन ज्यादा देर तक के ऑक्सीजन को बाइंड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से रिलीज कर देता है और वो ऑक्सीजन चले जाता है सेल के अंदर। ओके, इट रिलीजेस O2 फॉर डिफ्यूजन इनटू द टिश्यू सेल। क्लियर है यहां तक के? तो कैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ऐसे बहुत सारी चीजें भी हमने देखी। ओके, अब क्या देखना है अपने को? अब अपने को देखना है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या देखना है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो O2 का हमने ट्रांसपोर्टेशन देख चुके हैं, दो तरीके से होता है। एक होता है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके, जो कि 97% होता है, और एक होता है भाई इसके साथ डिसॉल्व फॉर्म में वाटर के साथ, जो कि 3% होता है। नाउ अब चलते हैं अपन किसके तरफ? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, लेकिन समझने के लिए थोड़ा सा खतरनाक टाइप का हो जाता है, लेकिन मेरे साथ बने रहोगे तो आपका सारी चीजें जल्दी ही समझ में आ जाएगी। तो हमने क्या बोला था कि ऑक्सीजन दो तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। एक होता है वैसे ही डिसॉल्व फॉर्म में, एक होगा डिसॉल्व फॉर्म में, ठीक है, वाटर के साथ या प्लाज्मा के साथ बोल सकते हो। एक होगा बायोकार्बोनेट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? बायकार्बोनेट के फॉर्म में। और तीसरा होगा हमारा वही हीमोग्लोबिन या आरबीसी के साथ बाइंड होकर के। तो डिसॉल्व फॉर्म में कितना होता है? 7% होता है। डिसॉल्व फॉर्म में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का, वो कितना होता है? 7%। बायकार्बोनेट के फॉर्म में कितना होता है? 70%। और बचा हुआ कितना? 70 + 7 77, कितना बचा? 23 जो परसेंट है वो किसके साथ होता है भाई? हीमोग्लोबिन या आरबीसी के साथ बाइंड होकर के हमारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। क्लियर है? अब देखो कैसे डिसॉल्व फॉर्म में होता है। डिसॉल्व फॉर्म में ये किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है? देखो सिंपल है, डिसॉल्व फॉर्म में वाटर के साथ होगा,
तो क्या बोल रहा हूं मैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और वाटर के साथ क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाटर के साथ बाइंड हो जाएगा। तो CO2 प्लस H2O, तो क्या बन जाएगा ये H2CO3। क्या बन जाएगा, H2CO3। इसको कहते हैं अपन, क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड। क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड। और इस तरीके से अब ये क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट होगा। अब इस तरीके से ये क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। इजी, बहुत इजी है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्या बन जाएगा हमारा, H2CO3, जिसको अपन कहते हैं कार्बोनिक एसिड। और ये क्या होने लगेगा, इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होने लगेगा। तो ये कितना ट्रांसपोर्ट होगा, 7%। कितना ट्रांसपोर्ट होगा, 7%। अब आ जाते हैं हम हमारे सेकंड के तरफ। सेकंड क्या है हमारा, बायोकार्बोनेट। बायोकार्बोनेट वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, काफी सारी रिएक्शंस देखनी है इसको अपने को। तो देखो, बायोकार्बोनेट, बायकार्बोनेट, बायकार्बोनेट, वो क्या है ना कि मैं बायो पढ़ाता हूं, इसलिए मेरे मुंह में हमेशा बायोकार्बोनेट बायोकार्बोनेट आता है। लेकिन क्या है ये, बायकार्बोनेट। ठीक है, बायकार्बोनेट से 70% ट्रांसपोर्ट होता है। अब कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ये जो बायकार्बोनेट के फॉर्म में 70% आरबीसी के थ्रू होता है। आरबीसी के थ्रू। ये वाला कैसे हो रहा था भाई, प्लाज्मा में थ्रू हो रहा था। प्लाज्मा में के थ्रू वाटर में क्या होके मिक्स होकर के, डिसॉल्व होकर के हो रहा था। लेकिन ये किस तरीके से होता है, ये वैसे ही होगा, लेकिन यहां पर क्या होता है, CO2 प्लस H2O होगा। क्या होगा, CO2 प्लस H2O होगा, जिसके वजह से यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनेगा H2CO3। क्या बनेगा, H2CO3। यहां पर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको अपन कहते हैं कार्बोनिक अनहाइड्रेज। क्या कहते हैं, कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम, जिसको मैंने लिखा है CA। इस CA के प्रेजेंस में, और आपको पता है एंजाइम क्या कराता है, बहुत फास्ट रिएक्शन कराता है। तो ये जो कार्बोनिक अनहाइड्रेज है ना, ये सिर्फ आरबीसी में प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है, ये सिर्फ और सिर्फ आरबीसी में। ये वाटर में नहीं प्रेजेंट होता, प्लाज्मा में प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आरबीसी में प्रेजेंट होता है। इसीलिए यहां पर ये एंजाइम इस रिएक्शन को फास्ट कराता है और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कराता है, जिसको हम बोल रहे हैं 70%। नहीं तो सेम रिएक्शन प्लाज्मा वाले में भी हो सकती थी डिसॉल्व फॉर्म में। ठीक है, तो क्या हो रहा है, CO2 प्लस H2O क्या बनता है, H2CO3। अब ये जो H2CO3 है ना, ये अनस्टेबल कंपाउंड है। कैसे अनस्टेबल, ज्यादा देर तक के H2CO3 के फॉर्म में नहीं रहता, ये पट से ब्रेक हो जाता है। क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, इसका HCO3 माइनस, इसका एक H निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, एक H निकल जाएगा। ऐसे बहुत सारे H प्लस कॉन्सेंट्रेशन के आयन निकलते जाएंगे। तब ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा बायकार्बोनेट। क्या बन गया, बायकार्बोनेट। क्या बन गया भाई, बायकार्बोनेट। क्लियर है इतना, क्या बन गया ये हमारा बायकार्बोनेट। अब ऐसा क्या होता है, ये सारी की सारी प्रोसेस कहां हो रही है, पता है आप लोगों को, ये सारी की सारी प्रोसेस इस आरबीसी के अंदर हो रही है। कहां हो रही है, आरबीसी के अंदर हो रही है। चलो अब देखो क्या होता है, CO2 प्लस H2O किया, यहां पर कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम प्रेजेंट था, जिसकी वजह से H2CO3 बना। H2CO3 बना, यहां पे भी कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम आएगा और इसको क्या कर देगा भाई, पट से ये अनस्टेबल कंपाउंड को H प्लस कॉन्सेंट्रेशन और HCO3 में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। ठीक है, ऐसे H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऐसे बहुत सारे हो जाते हैं। यहां पर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन बहुत सारे हो जाते हैं। ये सारा कहां हो रहा है, आरबीसी के अंदर। किसके अंदर, आरबीसी के अंदर। तो ऐसे बहुत सारा H प्लस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जा रहा है। क्या बोला मैंने, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जा रहा है, मतलब अंदर pH कम होते जा रहा है और एसिडिटी या एसिडिक कंडीशन इंक्रीज होते जा रही है। एसिडिक कंडीशन क्या होते जा रही है भाई, इंक्रीज होते जा रही है। समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। तो एसिडिक कंडीशन जैसे जैसे ये जितना ज्यादा रहेगा ना, उतना सेल के लिए खतरनाक होते जाएगा। तो क्या होता है कि बाहर की तरफ से मैं बोल रहा हूं कि भाई बाहर NaCl है। क्या है बाहर, NaCl है, NaCl है, KCl है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। तो वहां से अंदर को ये H प्लस कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए चीज अंदर आती है। तो ये Cl अंदर आने लगते हैं। Cl कहां जाने लगते हैं, अंदर आने लगते हैं। Cl कहां आने लगते हैं, अंदर आने लगते हैं। तो ये जो क्लोराइड अंदर की तरफ मूव कर रहा है, ड्यू टू किस वजह से, क्योंकि यहां पर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया है और बायकार्बोनेट का भी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। अंदर पे सेल ड्राई होने लगेगा, डेड होने लगेगा, जिसकी वजह से इसको बैलेंस करने के लिए जो हमारा क्लोराइड है वो अंदर आने लगेगा, अंदर मूव करने लगेगा। और इसी कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट। क्या कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट। किसी और चीज को बैलेंस करने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, अंदर आ रहे हैं। कौन,
क्लोराइड अंदर आ रहा है इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट। ये अंदर आता है और ये बाहर जाता है। कौन बाहर जाता है, बाइकार्बोनेट कहां जाता है, बाहर जाता है। कहां जाता है भाई, बाहर जाता है। तो ये अगर यहां से Cl निकल के आ गया, यहां से Cl निकल के आ गया, तो कौन बचा K, कौन बचा N। तो ये Na, ये K, इनके साथ क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। और क्या बनाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। और इस फॉर्म में ये क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। क्या होते हैं फिर, ट्रांसपोर्ट होते हैं। जब ये यहां पर हो रहा है, देन ये वापस से लंग्स के लेवल पे क्या हो जाएगा, फिर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये वापस से अंदर आ जाएगा, HCO3 बनेगा वहां पर से, फिर से इस तरीके से ये HCO3, फिर वापस से H2CO3 बनेगा, H2CO3 से वापस से CO2 प्लस H2O बनेगा, और ये CO2 हमारे एल्वेओलाई में क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। देखो ये जो ऊपर की कंडीशन है, ये जो ऊपर की कंडीशन है, ये कहां चल रही है, ये चल रही है हमारे टिश्यू के लेवल पे। कहां पर, टिश्यू लेवल पर। देन एल्वेओलाई के लेवल पे क्या हो जाएगा, क्योंकि अब क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना है एल्वेओलाई में, तो वहां से ये पूरी रिएक्शन उल्टी हो जाएगी। ये पूरी रिएक्शन कैसी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। HCO3 अंदर आएगा, ये जो H प्लस है वो क्या हो जाएगा, इसके साथ बाइंड हो जाएगा, तो H2CO3 बनेगा। H2CO3 फिर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में अलग अलग हो जाएगा, और CO2 क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। अब यहां पर क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे जो हाइड्रोजन है ना, ये हमारे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाते हैं, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या बनाते हैं भाई, HHB। क्या बनाते हैं, हबीबी, HHB, जिसको अपन क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन। तो देखो कितने खतरनाक तरीके से ये चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही है। क्लियर है यहां तक के सभी को? जिसको ना समझाओ तो प्लीज इस वीडियो को रिवाइंड करके देख ले। ठीक है, नाउ अब जो मैंने बोला कि जो 23% है वो क्या होता है कि आरबीसी या हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट होता है। तो सिंपल, जहां पर हमारा HbO2 ट्रांसमिट हो रहा था, उसी की जगह अब क्या होगा भाई, Hb के साथ CO2 ट्रांसपोर्ट होगा। सिंपल सा। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद द हीमोग्लोबिन कितना परसेंट है, 23%। क्लियर है यहां तक के? चलो फट से ये भी देख लेते हैं आगे पे क्या क्या बताया इसके बारे में। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सिंपल सा है, बहुत इजी है। क्या बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड रेडिली सॉल्युबल इन वाटर एंड इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी एंड प्लाज्मा इन 3 डिफरेंट फॉर्म, अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में। बाय प्लाज्मा इन सॉल्युबल फॉर्म 7%, बायोकार्बोनेट के फॉर्म में 70%, और रेड ब्लड सेल्स के साथ यानी कि वही आरबीसी के साथ कितना, 23%। ये हमने भी देखा। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो फिर आगे क्या बोल रहा है कि प्लाज्मा इन सॉल्युबल फॉर्म 7% कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है भाई, इन डिसॉल्व फॉर्म में। कैसे, डिसॉल्व फॉर्म में कार्बोनिक एसिड बनके, क्या बनके, कार्बोनिक एसिड। ये देखो CO2 प्लस H2O क्या बन रहा है, ये हमारा कार्बोनिक एसिड। H2CO3 क्या है, कार्बोनिक एसिड। देखो भाई समझ रहा है या नहीं समझ रहा है? समझ रहा है तो साइड बाय साइड आप लिखते हुए चलो, अपना भी नोट्स बनाते चलो। ये देखो ये हो रहा है आरबीसी के अंदर, जो मैं वहां पर इस कचरे के जैसे बताया ना आपको, वो यहां पर हो रहा है। तो एक बार हम यहां पर इसको समझने की कोशिश करेंगे, और वहां पे मैं फास्ट गया, आपको एक रफ वे दिया। अब मैं आपको अच्छे से बताता हूं कि क्या हो रहा है, बस आपके वो वाले नॉलेज को यहां अप्लाई करना है कि हाँ क्या क्या हो रहा है। देखो सबसे पहले आप ये समझो, ऑक्सीजन, क्या बोला है, ऑक्सीजन रिलीज। क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा। ऑक्सीजन रिलीज कहां होगा, टिश्यू के लेवल पर, क्योंकि टिश्यू को ऑक्सीजन की जरूरत है, जो कि एल्वेओलाई से लेकर के आया, एल्वेओलाई से लेकर के आया। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा, एंड कार्बन डाइऑक्साइड पिकअप। अब वो वहां पर ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे, तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, पिकअप करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना है। कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना है हमको, टिश्यू से लेके एल्वेओलाई लेवल तक के, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन को रिलीज किया, जो पिछले जब हमने ऑक्सीजन में देखा था ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, वहां पर बोला था कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या उसमें फिर वो रिलीज कर रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि अब यहां पर ऑक्सीजन क्या होगा, रिलीज होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड पिकअप करेगा। तो ये हमारा टिश्यू है, और ये हमारा ब्लड कैपिलरीज है, उसका ये एक सेल है। तो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड पिकअप हो रहा है टिश्यू के लेवल पर। ठीक है, देखो कैसे हो रहा है।
बहुत इजी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को पिकअप करेंगे, मतलब इधर से इधर जाना है कार्बन डाइऑक्साइड को, और ये लेकर के जाएगा एल्वियोलाई में। तो हमने पहले बोला कि सबसे पहला जो CO2 है वो H2O के साइड बाइंड करेगा। ये स्लो स्लो होगा, क्यों? क्योंकि ये बाहर हो रहा है, प्लाज्मा में हो रहा है। ये कहां हो रहा है? प्लाज्मा में हो रहा है। पता है ना, प्लाज्मा में जो होता है ना, वहां पर कौन नहीं होता? कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम नहीं होता। कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम नहीं होता, इसलिए वो प्रोसेस कैसी होती है? स्लो होती है। लेकिन वो एंजाइम कहां होता है? आरबीसी के अंदर होता है, इसलिए उस प्रोसेस फास्ट होती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस स्लो होगी, H2CO3 बनेगा और H2CO3 से फिर H निकलेगा और इसके फॉर्म में ये क्या होगा भाई? ट्रांसपोर्ट होगा, या क्या होगा? हमारा ट्रांसपोर्ट होते रहेगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि सेकंड वाला जो है कार्बन डाइऑक्साइड, अब क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के वाटर के साथ बाइंड होगा। ये बहुत फास्ट होगा। कैसा होगा? फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि कार्बोनिक अनहाइड्रेट्स प्रेजेंट है। तो क्या बनेगा? ये कार्बोनिक एसिड बनेगा। यही कार्बोनिक अनहाइड्रेट्स के प्रेजेंस में कार्बोनिक एसिड अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बाइकार्बोनेट में। किस में? बाइकार्बोनेट में। तो ये बाइकार्बोनेट बन गया। देखो H अलग निकल गया। ये H हो सकता है कि H जो है Hb के साथ बाइंड हो जाए, जिससे क्या बनेगा? हमारा रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन। और इसको बैलेंस्ड करने के लिए कौन अंदर आ रहा है? क्लोरीन। कौन अंदर आ रहा है? क्लोरीन। इसी को हम क्या कहते हैं? क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, और CO2 Hb के साइड बाइंड होगा तो HbCO2। क्लियर है यहां तक के? पूरा बहुत इजी है। अब देखो क्या होगा, जो नेक्स्ट वाली हमने बात की थी ना, कि यहां क्या हो रहा है? ऑक्सीजन पिकअप। ऑक्सीजन को क्या करेगा? ये लेगा और किसको रिलीज करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा। कहां पर? ये लंग्स के लेवल पर होगा। तो वहां से देखो क्या आ रहा था? वहां से ये फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होके आ गया, किसके फॉर्म में? HCO3 के फॉर्म में। क्लियर है? तो HCO3 के फॉर्म में, ये देखो ये बाहर था HCO3, ये इसके फॉर्म में अब अंदर आएगा। इसके साथ वापस से हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। कार्बोनिक एसिड वापस से CO2 और H2O के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, और CO2 वापस से इस एल्वियोलाई में आ जाएगा। कहां आ जाएगा? एल्वियोलाई में। और यहां से जब हम एक्सहेल करेंगे, जब ऑक्सीजन मतलब हम जब एयर बाहर छोड़ेंगे, तो उसमें ये क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा। क्लियर है यहां तक के सभी को? बहुत इजी सी चीज है इजी। देन चलो थ्योरेटिकल चीजें देख लेते हैं कि क्या बताया है इसने, कि बायोकार्बोनेट आयन। अब बायोकार्बोनेट के आयन के फॉर्म में 70% कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है भाई? ट्रांसपोर्ट होता है टिश्यू सेल, डिफ्यूज इनटू द प्लाज्मा एंड देन इनटू द आरबीसी। तो कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम इज फाउंड इन द आरबीसी। आरबीसी के अंदर से ही ज्यादा क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि जो कार्बोनिक अनहाइड्रेज, ये इंपॉर्टेंट है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज जो एंजाइम है ये सिर्फ और सिर्फ आरबीसी में देखने को मिलता है। इसलिए ये सारी प्रोसेस हमने कहां देखी? आरबीसी में देखी। ठीक है, आरबीसी में ही मिलता है, प्लाज्मा में नहीं मिलता। जो रेट है फॉर्मेशन का कार्बोनिक एसिड इनसाइड द आरबीसी, इसके वजह से बहुत फास्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम प्रेजेंट होने के वजह से ये प्रोसेस यहां पर इनसाइड द आरबीसी फास्ट हो जाती है कंपेयर टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्लाज्मा। सेम प्लाज्मा में भी हो रहा था, लेकिन कैसा हो रहा था? स्लो। इसलिए वहां पर कितना? 7% ही ट्रांसपोर्ट हो रहा था, और ये कितना कर रहा था? 70%। नाउ कार्बोनिक एसिड इज अनस्टेबल। अब जो कार्बोनिक एसिड है वो अनस्टेबल कंपाउंड है, दैट्स व्हाई वो इमीडिएटली डिसोशिएट हो जाता है HCO3 एंड H+ आयंस में। किसके प्रेजेंस में भाई? एंजाइम कार्बोनिक अनहाइड्रेज या एसिड के प्रेजेंस में। नाउ लार्ज अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ HCO3, बहुत ज्यादा HCO3 अंदर बढ़ते जाता है। तो CO2 प्लस H2 और कार्बोनिक एसिड के प्रेजेंट में H2CO3, कार्बोनिक एसिड के प्रेजेंट में ये क्या हो गया? अलग अलग हो गया, H प्लस HCO3। आपको जब आंसर लिखना है तो ये रिएक्शंस भी आपको लिखते चलते जानी है। क्लोराइड शिफ्ट और हेम्बरबर्ग्स फेनोमेना, किसको बोला है अपन ने? क्लोराइड शिफ्ट, जब क्लोराइड बाहर से अंदर की तरफ आता है। क्यों आता है भाई? टू मेंटेन आयोनिक बैलेंस। आयंस को बैलेंस करने के लिए क्लोराइड क्या होता है? अंदर की तरफ आता है, बिटवीन द आरबीसी एंड प्लाज्मा। क्लोराइड डिफ्यूजेस इनटू द आरबीसी, और इसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? क्लोराइड आयन इज नोन एज क्लोराइड शिफ्ट और हेम्बरबर्ग्स फेनोमेना। यही तो फेनोमेना है भाई। ठीक है, सो HCO3 दैट कम्स इनटू द प्लाज्मा, जब ये प्लाज्मा में बाहर जाता है तो हमने बताया सोडियम के साथ ज्वाइंट होगा या पोटेशियम के साथ, तब क्या बनेगा? सोडियम बायोकार्बोनेट और पोटेशियम बायोकार्बोनेट, जिसके वजह से पीएच क्या हो जाता है? मेंटेन हो जाता है। HCO3 प्लस सोडियम, सोडियम बायोकार्बोनेट। क्लियर है यहां तक के? समझा? नाउ चलो आगे क्या है अपना थर्ड वाला जो है, ओके इसको कंप्लीट करते हैं। H+ इज टेकन। ये जो H+ आयन है, हमने बोला था कि ये हीमोग्लोबिन के साथ भी क्या होता है? बाइंड होता है। और हीमोग्लोबिन एक टाइप का क्या है? प्रोटीन। हीमोग्लोबिन, हीम बोले तो आयरन, ग्लोबिन बोले तो
प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन। तो Hb प्लस H क्या बनता है, HHB, जिसको बोलते हैं हम रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन, जिसके वजह से H प्लस का आयंस माइट बी लोअर ब्लड पीएच, दे फॉर्म डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसके वजह से जैसे जैसे H प्लस आयन कम होगा वैसे वैसे पीएच क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। ये H प्लस जितना बढ़ते जाएगा वैसे पीएच कम होते जाएगा, यानी कि एसिडिटी क्या होते जाएगी, बढ़ते जाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। मैंने तभी बताया था कि डीऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन दोनों अलग अलग हो जाते हैं, उसको कहते हैं डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब लंग्स के लेवल पर क्या होगा भाई, जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर है वो लो हो जाएगा एल्वेओलार एयर में, जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयन, बाइकार्बोनेट आयन रिकंबाइन और कार्बोनिक एसिड बनाएंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेज, और हमको क्या मिलेगा वापस से, CO2 प्लस H2, मतलब वापस से रिएक्शन उल्टी करना है अपने को यहाँ पर, तभी तो हमको क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा, और CO2 हम क्या कर पाएंगे, रिलीज कर पाएंगे। ये जो H प्लस आयन है और CO3 ये वापस से ज्वाइंट होके क्या बन जाएगा हमारा, यस, कार्बोनिक एसिड, और ये कार्बोनिक एसिड CO2 प्लस H2 में वापस से क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला हमारा ये क्या हो जाएगा, फिर रिलीज हो जाएगा। क्लियर है। नाउ अब आरबीसी के फॉर्म में कितना परसेंट, 23% ट्रांसमिट होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय द आरबीसी, CO2 बाइंड विथ अमाइनो ग्रुप ऑफ द हीमोग्लोबिन। देखो क्या होता है कि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन के दो एंड होते हैं, एक N और एक C। ये जो N एंड है इसको बोलते हैं हम अमाइनो एंड, और जो C एंड होते हैं इसको बोलते हैं अपन कार्बोक्सिलिक एंड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके N वाले रीजन में क्या होता है, बाइंड होता है, जिसके वजह से अपन इसको क्या कह रहे हैं कि CO2 बाइंड विथ अमाइनो ग्रुप ऑफ द हीमोग्लोबिन, जिसके वजह से एक लूजली बाउंड कंपाउंड बनाता है जिसको कहते हैं अपन कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। सो दिस मॉलिक्यूल रेडिली डिकम्पोज इन रीजन, ये ऑटोमेटिकली वहां से डिसोशिएट हो जाएगा जहां पर इनका प्रेशर का, देखो पिछले क्लास में मैंने बताया प्रेशर का एक ग्रेडियंट बनता है, अगर जो चीज ज्यादा होगी वो कम की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। वैसे ही होता है कि दिस मॉलिक्यूल्स रेडिली डिकम्पोज इन रीजन वेयर द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा वहां से यहां से रिलीज होकर वहां पर चले जाएगा। तो एल्वेओलाई रीजन पर एल्वेओलाई में कम होता है, जिसकी वजह से वहां पर CO2 क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, यानी कि Hb प्लस CO2 क्या बन जाता है, HbCO2, और ये जब एल्वेओलाई के लेयर पर जाता है तो वापस से अलग होकर के CO2 क्या हो जाता है, वहां पर रिलीज हो जाता है। क्लियर है यहाँ पे। तो हमने क्या देखा, हमने देखा भाई सेलुलर रेस्पिरेशन, देखेंगे इसके बाद, बिल्कुल देखेंगे, कोई बात ही नहीं है। क्या देख रहे थे हम, इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या देख रहे थे, इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन में देखा अपन ने ट्रांसपोर्टेशन। क्या देखा, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन दो चीजों का ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे, किसका, O2 का और CO2 का। O2 होता है भाई दो तरीके से, एक होता है डिसॉल्व फॉर्म में, डिसॉल्व फॉर्म में जो कि कितना होता है, यस कितना, डिसॉल्व फॉर्म में 3%, और हीमोग्लोबिन के साथ कितना होता है, 97%। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो ये तीन तरीके से होता है। ये होता है एक डिसॉल्व फॉर्म में जो कि कितना होता है, डिसॉल्व फॉर्म में मात्र 7%, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है कितना परसेंट, 70%, और बचा हुआ हीमोग्लोबिन बोलो या आरबीसी के फॉर्म में कितना होता है, 23%। तो ये चीजें हमने अभी तक के देखी। तो तीन चीजें कंप्लीट कर चुके हैं। यस, ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन। लास्ट वाला छोटा सा पार्ट है वो भी अपन अब भी खत्म कर लेते हैं, जिसको हमने क्या बोला था, सेलुलर, सेलुलर, सेलुलर लेवल ऑफ रेस्पिरेशन। मतलब सेल के लेवल पर ये रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है। देखो अच्छी बात तो ये कि आपको 11th में दिया है क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, सारी चीजें कैसे होती है। तो ये सब हो रहा है सेलुलर लेवल पर, ये ऑक्सीजन को लेकर के सारी प्रोसेस की जाती है, ग्लाइकोलिसिस, देन क्रेब्स साइकिल, देन ETC रिएक्शन, ये प्रोसेस होती है, तब जाके ATP का फॉर्मेशन होता है। तो सेलुलर लेवल ऑफ रेस्पिरेशन क्यों भाई, ATP का फॉर्मेशन, और ये ATP का यूज क्यों किया जाएगा, लाइफ प्रोसेस के लिए। किसके लिए, लाइफ प्रोसेस। हमारे बॉडी में बहुत सारी प्रोसेस चल रही है और उस प्रोसेस से हमारी लाइफ चल रही है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। और ये लाइफ प्रोसेस चलने के लिए क्या लगती है, ATP, और ये ATP बनाता है भाई हमारे अलग अलग रिएक्शन में। सेलुलर लेवल ऑफ रेस्पिरेशन में यही तो होता है, ATP का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें दो स्टेप्स इंवॉल्व है, ज्यादा कुछ नहीं है, छोटी छोटी सी दो चीजें की बात की है इसने आपके इसमें, ठीक है। क्या बोल रहा है कि दो चीज, एक होगा ऑक्सीडेशन, क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और एक होगा
फॉस्फोराइलेशन। बहुत इजी चीज है, फिर बता रहा हूं मैं। देखो ऑक्सीडेशन, फॉस्फोराइलेशन, नाम या वर्ड सुन के बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री जैसी चीज पढ़ रहे हो आप, तो ये तो बहुत छोटी सी चीज है उसमें। ऑक्सीडेशन में क्या करेंगे अपन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या करेंगे? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। फॉस्फोराइलेशन में क्या करेंगे? सेम, एडिशन ऑफ फॉस्फेट, एडिशन ऑफ फॉस्फेट। तो क्या होता है, देखो रिएक्शन एक आपको आती है, एक रिएक्शन तो आपको आती है, जिसको अपन कहते हैं C6H12O6, जिसको अपन क्या कहते हैं? ग्लूकोज। क्या कहते हैं? ग्लूकोज। इसमें अपन ऑक्सीजन को ऐड करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ऐड करते हैं। तो हमारा हो गया, क्या हो गया? ये कर रहे हैं अपन, इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपन ने इसमें ऑक्सीजन को क्या किया? ऐड किया। तो जब अपन ने इसमें ऑक्सीजन को ऐड किया तो हमको क्या देखने को मिलता है? हमको मिलता है भाई CO2। क्या मिलता है? CO2। हमको मिलता है वाटर, हमको मिलता है वाटर, और एक और चीज मिलती है। क्या मिलती है? यस, आपने पढ़ा है ATP, लेकिन अब हम यहां लिखेंगे इसको किलो कैलोरीज। क्या मिलती है हमको? कैलोरीज मिलती है। क्या मिलती है? कैलोरीज। कैलोरीज क्या है? कैलोरीज एक टाइप की हीट एनर्जी। क्या है? हीट एनर्जी है। और इसी एनर्जी का यूज करके, अब देखो क्या बोल रहे हैं हमें, अब क्या होगा? अब अपन करेंगे, यस यस यस, अब अपन करेंगे फॉस्फोराइलेशन। क्या करेंगे? फॉस्फोराइलेशन। क्योंकि ऑक्सीडेशन कर लिया अपन ने, ऑक्सीडेशन कर लिया। अब अपन क्या करेंगे? अपन करेंगे फॉस्फोराइलेशन। समझ रहा है? तो देखो क्या होता है, एक ADP प्लस IP। क्या है? ADP, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। जैसे ATP होता है, ADP एडिनोसाइन, ATP एडिनोसाइन। तो ADP में हम बोलते हैं डाइफॉस्फेट और ATP में बोलते हैं ट्राइफॉस्फेट। एक फॉस्फेट की बस कमी है। तो ये जो ADP है ना, और ये जो IP को बोलते हैं अपन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये दोनों अलग अलग होते हैं। अब इसको साथ में जोड़ना है अपने को। क्या करना? साथ में जोड़ना है, तभी तो हम बोल रहे हैं फॉस्फोराइलेशन करना है। तो ये जुड़ेगा कैसे? इसके लिए ये किलो कैलोरीज की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए ये किलो कैलोरीज की जरूरत पड़ेगी, तब जाके ये क्या बनेगा? ATP। मतलब इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, उस एनर्जी के लिए हमको इस किलो कैलोरीज की जरूरत है, जो कि हमको ऑक्सीडेशन से ये एनर्जी मिल रही है। और इस एनर्जी से अपन क्या करते हैं? ADP प्लस IP को क्या करते हैं भाई? बॉन्ड बनाते हैं। यही बॉन्ड के फॉर्म में एक हमारी एनर्जी क्या होती है? स्टोर्ड होती है। जब भी हमको कोई भी रिएक्शन करानी पड़ती है तो ATP आता है, ATP ये ब्रेक डाउन होता है। जैसे ही ब्रेक डाउन होता है तो उसमें से एनर्जी निकलती है और उस एनर्जी का यूज किया जाता है उस प्रोसेस के लिए। ठीक है? तो ये जो किलो कैलोरीज है, इसका यूज किया जाता है ADP प्लस IP को बॉन्ड को बनाने के लिए, तब जाके हमको बनता है ATP। तो इस तरीके से सेलुलर लेवल पर क्या हो रहा है? सेलुलर लेवल पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। बहुत छोटी सी चीज है, पट से देख लेते हैं। क्या भाई? सेलुलर लेवल ऑफ रेस्पिरेशन छटाक भर की चीज है। तो इन दिस लास्ट स्टेप द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल। सिंपल सी बात है। कहां पर होगी? सेल के अंदर। क्यों? क्योंकि ये हम बोल ही रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, तो सेल के अंदर होगी। देन वेयर फूड इज ऑक्सीडाइज्ड, जहां पर फूड का ऑक्सीडाइज्ड होगा और ATP जनरेट किया जाएगा। दो स्टेप में होगा, एक होता है ऑक्सीडेशन और दूसरा होता है फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेशन बोले तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, फॉस्फोराइलेशन बोले तो एडिशन ऑफ फॉस्फेट। क्लियर है? दाओ पट से ये छोटी छोटी सी चीजें देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन, जिसमें क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। देखो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू सिंपल और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिसमें से क्या होता है भाई? एक हीट एनर्जी रिलीज होती है। हीट एनर्जी किस में रिलीज होती है? किलो कैलोरीज में। तो C6H12O6 प्लस 6O2 क्या मिल रहा है? CO2 प्लस H2, और हमको क्या मिली? 686 किलो कैलोरीज। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब ब्रेक डाउन हो रहा है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब ब्रेक डाउन हो रहा है, तो हमको क्या मिल रही है? 686 किलो कैलोरीज मिल रही है। देन इसी 686 किलो कैलोरीज में से अपन क्या करेंगे? 7.3 किलो कैलोरीज का यूज करेंगे एक बॉन्ड बनाने के लिए। अब होता है फॉस्फोराइलेशन। इसमें क्या हो रहा है कि ट्रैपिंग द हीट एनर्जी, उस हीट एनर्जी को ट्रैप करके अपने को क्या बनाना है? एक हाई एनर्जी बॉन्ड बनाना है ATP का। ठीक है? तो ATP जिसको हम क्या करेंगे? यूज करेंगे वाइटल लाइफ प्रोसेस में, जरूरी लाइफ प्रोसेस में, जिसको हम कहते हैं भाई एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। कौन? ATP हमारे एनर्जी करेंसी है। ठीक है? सो ADP प्लस IP 7 किलो
686 किलो कैलोरीज हमको मिल रही है ग्लूकोज से। उसमें से हम क्या करेंगे, 7.3 किलो कैलोरीज का यूज करेंगे एक एटीपी बनाने के लिए। एक एटीपी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस 686 में से 7.3 किलो कैलोरीज का यूज करेंगे एक एटीपी बनाने के लिए। क्लियर है? तो यहां पर हमारा फॉस्फोराइलेशन भाई खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म हो गया। तो हमने पूरा मैकेनिज्म खत्म कर दिया। इसमें हमको रेस्पिरेशन में सिर्फ एक टॉपिक बचा हुआ है हमारा, जिसको हम बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। जे भी हम कंप्लीट कर लेंगे जल्दी, फिर सर्कुलेशन की तरफ चलेंगे। तो रेस्पिरेशन में काफी सारी चीजें हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप भी इसको क्या करें, रीड करें, देन अपने नोट्स बनाते हुए चले साइड बाय साइड। ठीक है? तो टोटल हमारा रेस्पिरेशन के चारों टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, मतलब मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में, जिसकी हमने बात की थी ब्रीदिंग और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, पिछले क्लास में कंप्लीट किया था। और इस क्लास में हमने आज की क्लास में क्या कंप्लीट किया है, हमने आज की क्लास में कंप्लीट किया है इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर लेवल ऑफ रेस्पिरेशन। देखो, आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या हमारा कॉमिट लर्निंग व्हाट्सएप चैनल है, उस पर भी हमको आप पूछ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इवन मेरे खुद के पर्सनल इंस्टा आईडी में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी आप मुझे डीएम करके कुछ भी पूछ सकते हैं। कोई डाउट्स या कोई सजेशन हो तो आप हमें बता सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है? तो आप अपना ये पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि होगा हमारा रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। क्लियर है? तब तक के लिए धन्यवाद।